कैसे हैं आप। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर अविनाश सर और सॉलिड स्टेट चैप्टर फर्स्ट क्लास 12th का आज वीडियो नंबर 8 में लेके आए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं, अगर हम बात करें डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। आप मेरे साथ एडिंग कर रहे हो, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी यूनिट सेल की डेंसिटी कैसे अपन मेजरमेंट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके अपन डिस्कस करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल की अगर हम बात करें तो डेंसिटी जो होती है यूनिट सेल की वो इक्वल टू होती है मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल। किसी यूनिट सेल की डेंसिटी जो होती है वो इस फॉर्मूले से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलो इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब अपन ये देखते हैं कि मास ऑफ यूनिट सेल किस तरह से अपन निकालते हैं। मास ऑफ यूनिट सेल हम किस तरह से निकालते हैं। देखो, किसी भी यूनिट सेल का जो मास होता है वो डिपेंड करता है उस यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स और एक पार्टिकल का मास कितना है। सपोज करो यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स हैं, 2। जैसे बीसीसी की बात करें तो 2 होते हैं और एक पार्टिकल का मास है स्मॉल m, तो उस यूनिट सेल का मास कितना होगा बोलो, जितने पार्टिकल्स उसमें हैं, ठीक है, उनका मास। तो 2 इंटू एक पार्टिकल का मास, ठीक है। मास ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालेंगे, टोटल पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, ये अपन जानते हैं, ठीक है। टोटल पार्टिकल्स इन यूनिट सेल क्या होता है, जेड होता है। क्लियर है। टोटल पार्टिकल्स इन यूनिट सेल क्या होता है, जेड होता है, ठीक है। इनटू जेड की वैल्यू बताइए कितनी। जेड की वैल्यू जो सिंपल यूनिट सेल है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, तो जेड की वैल्यू क्या होगी, 1। क्लियर है। कंट्रीब्यूशन की बात, बीसीसी है बॉडी सेंटर्ड है तो कितनी होगी, 2। फेस सेंटर्ड है तो कितनी होगी, 4। क्लियर है। तो टोटल पार्टिकल्स इन यूनिट सेल जेड इनटू मास ऑफ वन पार्टिकल, मास ऑफ वन पार्टिकल, एक पार्टिकल का मास, और वो क्या होता है, स्मॉल m। क्लियर है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं मास ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल पार्टिकल्स इन यूनिट सेल इनटू मास ऑफ वन पार्टिकल। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब एक कहानी आती है कि अपन मास कैसे निकालेंगे एक पार्टिकल का, तो ये मोल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, ठीक है। किसी भी पार्टिकल का जो मास होता है वो कितना होता है, उसका मोलर मास, उस पार्टिकल का मोलर मास हम निकाल लेते हैं और उसमें डिवाइड कर देते हैं एवोगैड्रो नंबर का। मोलर मास और एवोगैड्रो नंबर का उसको हमें डिवाइड कर देते हैं। क्लियर है, ठीक है। बस सीधी सी बात ये है कि एन पार्टिकल्स का मास जो होता है, एन मतलब एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं उनका जो मास होता है उसे अपन मोलर मास कहते हैं। तो एक पार्टिकल का मास क्या होगा, एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मास क्या होगा, कैपिटल एम। तो एक पार्टिकल का मास क्या होगा, कैपिटल एम बाई एन। और एक पार्टिकल का मास है तो हमें चाहिए स्मॉल है, उसको अपन जितने पार्टिकल्स होंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जेड इनटू स्मॉल है। क्लियर हो गया। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, मास ऑफ यूनिट सेल। अब बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ, अच्छा तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो मास ऑफ यूनिट सेल को लिख सकते हैं मास ऑफ यूनिट सेल, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जेड इनटू स्मॉल m, मास ऑफ वन पार्टिकल। इंस्टेड ऑफ दिस स्मॉल m वी कैन राइट कैपिटल M अपॉन एन ए। सो दिस इज द मास ऑफ यूनिट सेल। क्लियर हो गया, यहाँ से ये हो गया हमारा मास ऑफ यूनिट सेल। क्लियर है। इक्वेशन नंबर 2 देते हैं इसको। अब दे देते हैं अपन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। अब सीधी सी बात है, कोई भी यूनिट सेल हो, क्यूबिक हो, चाहे बीसीसी हो, चाहे सिंपल हो, चाहे फ्री सेंटर्ड हो, क्यूबिक यूनिट सेल का जो मास होता है वो कितना बताते हैं, 1 क्यूब। कितना बताते हैं बोलो, 1 क्यूब। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3। अब अपन क्या करेंगे, 2 और 3 की वैल्यू 1 में लिख देंगे, ठीक। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर पुट द वैल्यू ऑफ 2 and 3 in 1।
तो अपन को क्या मिलता है, डेंसिटी का फॉर्मूला मिलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। डेंसिटी इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल Zm अपॉन Na, ठीक है, और इसमें डिवाइड करना है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल A क्यूब का। तो ये फॉर्मूला हो गया डेंसिटी का, Zm A क्यूब Na, Zm अपॉन A क्यूब Na, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है, किसी भी तरह से हम डेंसिटी निकाल सकते हैं। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आने की पॉसिबिलिटी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी होती है और बोर्ड एग्जाम में भी होती है। तो इस पर बेस्ड 2 से 3 न्यूमेरिकल्स अपन यहाँ पर कर लेते हैं, जिससे आपको क्लियरली कॉन्सेप्ट हो जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से अपन किसी यूनिट सेल की डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो मैं इसको नोट कर, चलो नोट कर लिया, इसको मिटा देता हूँ। अब एक न्यूमेरिकल अपन इस पर बेस्ड ले लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से न्यूमेरिकल्स को देखिएगा, उसके बाद अपन इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। न्यूमेरिकल को लिखने स्टार्ट करता हूँ। न्यूमेरिकल दिया हुआ है आपका, सिल्वर क्रिस्टलाइजेस इन एफसीसी स्ट्रक्चर, silver crystallizes in FCC structure with age length of 4.07 into 10 to the power minus 8 centimeter, and density of metallic silver is, and density of metallic silver is 10.5 gram per centimeter. Calculate the molecular mass of silver. Calculate the molecular mass of silver. ये हमें निकाल, मॉलिक्यूलर मास हमें सिल्वर का निकालना, कैपिटल एम की वैल्यू हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो अपन जो चीजें यहाँ पर दी हुई है, सबसे पहले अपन उसको लिखते हैं, सॉल्यूशन लिखा मैंने, उसके बाद मैं लिखता हूँ गिवन डाटा, जो हमें गिवन डाटा दिया हुआ है। ध्यान से देखो क्या क्या चीजें हमें दी हुई। देखो एफसीसी स्ट्रक्चर, एफसीसी दैट मींस जेड की वैल्यू कितनी दे दी, 4। क्लियर, इफेक्टिव नंबर ऑफ टोटल पार्टिकल्स कितने दे दी, 4। एज लेंथ हमें दे दिया, एज लेंथ कितना दे रखा है हमें, 4.07 into 10 to the power minus 8 सेंटीमीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं। डेंसिटी दे रखी है हमें डी, डेंसिटी डी हमें दे रखी है कितनी, 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमें कैलकुलेट करना है उसका मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, यानी कैपिटल एम हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट, फॉर्मूला लिखेंगे हम, जो हम जानते हैं हमें लगाना है। तो फॉर्मूला कौन सा होगा यहाँ पे, फॉर्मूला जो यहाँ पर होगा, जो मैंने लिखा था, डेंसिटी इक्वल टू जेड कैपिटल एम अपॉन ए क्यू एन ए, ये वाला फॉर्मूला अपन इसमें अप्लाई करेंगे। ओके, चलो सारे डाटा लिख देते हैं। कैपिटल एम फाइंड करना है, जेड की वैल्यू पता है, ए क्यू भी आ जाएगा, एन डी। क्लियर, चलो अप्लाई करो। तो डेंसिटी जो होगी वो इक्वल टू हो जाएगी हमारी, जेड की वैल्यू क्या है, हमारी जेड की वैल्यू है 4 इंटू, ये हमें कैलकुलेट करना है, कैपिटल एम अपॉन ए क्यू, ए की वैल्यू है हमारे पास 4.07 इंटू 10 टू पावर माइनस 8, इसका ले लेंगे अपन होल क्यूब। क्लियर, और फिर इंटू इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। और डेंसिटी हमें कितनी दे रखी है, ये दे रखी है हमें 10.5। ठीक है, यहां से आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद जब रिजल्ट निकालोगे
तो वो 108 के अप्रॉक्सीमेटली आना चाहिए। दिस इज योर फाइनल आंसर, मोलर मास ऑफ सिल्वर। नोट डाउन कर लो। चलो अब एक न्यूमेरिकल और बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसको भी अपन देख लेते हैं। देखो जो सेकंड न्यूमेरिकल है वो कह रहा है इफ एन एटम crystallizes in FCC structure. If an atom crystallizes in FCC structure, and density is 19.3 gram per centimeter cube. If density is 19.3 gram per centimeter cube and molar mass of this substance is, molar mass है हमारा 197 gram per mole, then find out radius of atom. Atom का radius हमें निकालना है, r. Then find out radius of atom. Clear है? देखो किस तरह से इसको करना है, बहुत ही इजी इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले कोई काम करना है, गिवन डाटा हमें लिख लेना, बहुत ही इजी है, यहाँ पर बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पर अपन इसको कर सकते हैं। सबसे पहले अपन लिख लेंगे गिवन डाटा। गिवन डाटा क्या है हमारे पास, अगर एफसीसी सिस्टम है दैट मींस जेड की वैल्यू दे रखी है 4। डेंसिटी है, जब अपन बात करें डेंसिटी हमें दे रखी है जितनी है 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मोलर मास की अगर बात करें तो मोलर मास भी हमें दे रखा है और वो कितना है 197 ग्राम पर मोल। और हमें फाइंड करनी है रेडियस ऑफ एटम। चल बहुत अच्छे, वी नो दैट। देखो कोई ऐसा रिलेशन आपको पता है जो रेडियस फाइंड करने का हो एफसीसी सिस्टम, बिल्कुल ए और आर के बीच के रिलेशन हमने आपको बताया था, ठीक है। क्या होता है बताओ, एफसीसी सिस्टम में ए और आर के बीच का रिलेशन, वी नो दैट एफसीसी सिस्टम के लिए ए और आर का रिलेशन बताओ क्या होता है। हमें पता है ए इक्वल टू 4r अपॉन रूट 2, ये रिलेशनशिप होता है एफसीसी सिस्टम में, ए इक्वल टू 4r अपॉन रूट 2। चलो बहुत अच्छा है ना। अब यहाँ से अपन r की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, r की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी बताओ, r की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी रूट 2a/4, रूट 2a/4। अच्छा इसको सिंप्लीफाइड करके ऐसे लिख सकते हैं, ठीक, कैसे लिख सकते हैं, तो वही 4 को अपन लिख ले 2 into 2 क्या होता है रूट 2 into रूट, ये ध्यान रखना ऐसा ना। और r की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास रूट 2a अपॉन रूट 2 into 2 ऐसे 4 को 2 into 2 लिखा क्योंकि इसलिए रूट 2 लिख दी।
रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया हमारे पास, ठीक है। तो आर की वैल्यू क्या होगी, a अपॉन रूट 2 इंटू 2, a अपॉन रूट 2 इंटू 2। इसको अपन यूज ले, इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, कैसे भी ले लो, ठीक है। चलो अब अपन को करना क्या है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है हमारे पास ए निकाल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, ए। और ए की वैल्यू फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो हमें कहाँ से मिलता है बताओ, डेंसिटी के फॉर्मूले से, ठीक है। तो एक तो हमारे पास इक्वेशन ये वाली यूज होगी यहाँ पर, ठीक है। और डेंसिटी की इक्वेशन क्या है, डेंसिटी इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। क्लियर है, यहाँ से ए क्यूब की वैल्यू निकाल लेना और वो हो जाएगी जेड इंटू एम अपॉन डी इंटू एन ए, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2, सबसे पहले इक्वेशन नंबर 2 में जेड की वैल्यू 4 रख देना, मोलर मास यहाँ रख देना, डेंसिटी यहाँ रख देना, एन ए की वैल्यू पता ही है, सारी वैल्यू पुट करेंगे ए क्यूब आएगा। फिर ए क्यूब की जो वैल्यू है उससे ए निकाल लेना, उस ए को इक्वेशन 1 में रख के फाइंड कर लेना आंसर। मैं आपको फाइनल आंसर लिख देता हूँ, इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा, बच्चों एक बार फिर से ट्राई करना कैलकुलेशन, वो आएगा 144 पिकोमीटर या 144 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। फाइनल जो आंसर आएगा 144 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, ये रेडियस होगी आर की वैल्यू, नोट कर लो। तो अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपना न्यू टॉपिक, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल तो हो गया, उसके बाद डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल और इम्परफेक्शंस इन क्रिस्टल। डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल, ये सॉलिड जो होते हैं उनके अंदर डिफेक्ट्स कौन कौन से पाए जाते हैं, ये डिफेक्ट्स को अपन इम्परफेक्शंस भी बोलते हैं। अब कहानी आती है डिफेक्ट क्या चीज है, ठीक है। हम कोई चीज बाजार में गए और बाजार में से कोई चीज हम लेके आए, ठीक, क्लियर। हमने घर आकर के देखा कि बाजार में तो जो हम खरीद रहे थे तो वो चीज एकदम सही थी, एकदम सही थी, एकदम उसमें सारी चीजें रेगुलर हमें दिखाई दे रही थी। लेकिन जैसे हम घर आते आते पहुंचे तो रास्ते में पता नहीं कुछ प्रॉब्लम आ गई, क्या हो गई, इसकी वजह से उसमें हल्का सा कुछ डिफेक्ट आ गया पीस में, हमने कहते हैं ना डिफेक्टिव पीस है, कुछ खराबी होगी। वहीं से बिल्कुल बिलोंग कर रहा हूँ। क्रिस्टल in which atoms arrangement is perfectly regular, ऐसे क्रिस्टल जिनमें एटम्स की अरेंजमेंट परफेक्टली रेगुलर होती है, एक के बाद एक के बाद एक, एंड कंटिन्यूअस होती है, कॉल्ड आइडियल क्रिस्टल। आइडियल क्रिस्टल क्या होता है, जिसमें एटम्स की अरेंजमेंट परफेक्ट होती है, कंटिन्यू होती है, लगातार होती है, परफेक्ट होती है। इट इज ओनली पॉसिबल एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 केल्विन। 100% परफेक्ट क्रिस्टल जो होता है वो हमेशा 0 केल्विन एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर ही पॉसिबल होता है। दुनिया का जो सबसे कम टेम्परेचर है, जिससे कम अपन नहीं कर सकते, सबसे कोल्ड जो टेम्परेचर है वो -273 डिग्री सेंटीग्रेड। अब सपोज करो अगर हम सॉलिड को फ्रीज करते 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 टेम्परेचर को घटाते घटाते -273 डिग्री पर ले जाएंगे, तो उसके सारे के सारे पार्टिकल्स रेस्ट स्टेज में आ जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे, और जो एटम्स का अरेंजमेंट होगा वो कंटिन्यूस हो जाएगा, और क्रिस्टल कैसे हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। बट इस दुनिया में परफेक्ट नाम की कोई चीज है नहीं, ये सिर्फ एक इमेजिनेबल चीज है, क्लियर होगी ना। इसको हम इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसा भी क्रिस्टल होता है, सब इमेजिन कर सकते हैं कि कोई आइडियल ह्यूमन बीइंग है, आइडियल मतलब जो कभी झूठ ना बोले, हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चले, उसे अपन आइडियल बोलते हैं, ठीक है, जिसने आज तक कुछ गलत नहीं किया हो, जो पॉसिबल नहीं है इस दुनिया में आइडियल इंसान को। हाँ, लेकिन अपन इमेजिन तो कर सकते हैं कि हाँ है, ऐसे ही क्रिस्टल होता है, ठीक है, उसे अपन बोलते हैं आइडियल क्रिस्टल। ऐसा क्रिस्टल जिसमें सारे के सारे एटम्स रेगुलर, उनकी अरेंजमेंट रेगुलर, उसे अपन आइडियल क्रिस्टल बोलते हैं, ठीक है। -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस टाइप का क्रिस्टल पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट रिसर्च। अब बात करते हैं बट आइडियल क्रिस्टल नेवर परफेक्ट, आइडियल क्रिस्टल होता नहीं है और रियल क्रिस्टल परफेक्ट होता नहीं। आइडियल क्रिस्टल तो इमेजिन वाली चीज होगी। अब हम बात हाइपोथेसिस होगी, बट रियल क्रिस्टल नेवर परफेक्ट। अगर हम रियल क्रिस्टल की बात करें, ऐसा क्रिस्टल जिसमें एटम्स की अरेंजमेंट कंटिन्यूअस नहीं है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई,
जैसे हमारा लगातार एटम्स इस तरह से चल रहे हैं, ये हम बना रहे हैं एक कौन सा क्रिस्टल, ये मैंने बना दिया एक आइडियल क्रिस्टल। परफेक्ट अरेंजमेंट है एटम्स, परफेक्ट अरेंजमेंट, ऐसी अरेंजमेंट है परफेक्ट, तो इसे बोलेंगे अपन आइडियल क्रिस्टल। ठीक है, लेकिन इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, डेविएशन होगी, द डेविएशन इन परफेक्ट रेगुलर एंड कंटिन्यूअस अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। परफेक्ट क्रिस्टल जो उसमें रेगुलर और कंटिन्यूअस अरेंजमेंट जो चल रही थी एटम्स की, उसमें जब डेविएशन आ जाता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं अपन डिफेक्ट, यानी कि क्रिस्टल में क्या आ गई, डिफेक्ट। अब वो परफेक्ट नहीं रहा, तो अगर डिफेक्ट नहीं है तो परफेक्ट क्रिस्टल होगा, जो पॉसिबल नहीं है, आइडियल क्रिस्टल होगा। लेकिन अगर डिफेक्ट आ गई है तो वो क्रिस्टल हो जाएगा रियल क्रिस्टल। क्लियर है? और रियल क्रिस्टल कभी भी परफेक्ट नहीं होते, क्योंकि उसमें क्या पाई जाती है, डिफेक्ट पाई जाती है। ठीक है, अब डिफेक्ट से होता क्या, ड्यू टू डिफेक्ट आइडियल क्रिस्टल चेंज इट्स फिजिकल, केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। तीन टाइप की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं आइडियल क्रिस्टल की। कौन कौन सी? फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, क्लियर, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी, उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। ठीक है, अब मैं आपको डिफेक्टेड क्रिस्टल दिखाता हूँ। देखो, ये एटम्स रेगुलर 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 चल रहे थे, अचानक से क्या हुआ, एक पार्टिकल यहाँ से गायब हो गया। एक पार्टिकल यहाँ पे है ही नहीं, सारे पार्टिकल्स अपन से एक पार्टिकल यहाँ से हटेगा, इसे अपन क्या बोलेंगे, डिफेक्टेड क्रिस्टल या रियल क्रिस्टल। और ये जो है इसे क्या बोलेंगे अपन, डिफेक्ट। कौन क्लियर हो, इसे क्या बोलेंगे अपन, डिफेक्ट। ठीक है, डिफेक्टेड क्रिस्टल को रियल क्रिस्टल बोलते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं टाइप ऑफ डिफेक्ट्स इन सॉलिड। सॉलिड के अंदर कितने टाइप के डिफेक्ट होते हैं, हमें कितने टाइप के डिफेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है, होते कितने टाइप के हैं और हमें कितने पढ़ने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। होते दो टाइप के, लेकिन हमें उसमें से एक ही टाइप का पढ़ना है, दूसरे टाइप का डिफेक्ट हमें नहीं पढ़ना। लेकिन वो एक ही टाइप का इतना लंबा चौड़ा, उसमें फिर से क्लासिफिकेशन, तो उसको अपने एक बार देख। चलो अब इसके बाद इसको नोट कर लो। अब हेडिंग है टाइप, टाइप ऑफ डिफेक्ट्स इन सॉलिड। सॉलिड्स के अंदर कितने टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं, अब हम इसकी बात करें। टाइप ऑफ डिफेक्ट्स इन सॉलिड, चलो, टाइप ऑफ डिफेक्ट्स इन सॉलिड। सॉलिड के अंदर कितने टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं। चलो एक बार इसको समराइज कर देते हैं कि हमें कौन कौन से डिफेक्ट पढ़ने हैं, कौन कौन से डिफेक्ट नहीं पढ़ने, कितने टाइप के टोटल डिफेक्ट होते हैं, फिर एक एक की बात करेंगे डिटेल में। क्लियर है? चलो, तो यहां मैं लिख देता हूं भैया डिफेक्ट। डिफेक्ट्स मतलब समझिए रियल क्रिस्टल की बात हो, मतलब समझिए, मतलब पार्टिकल यहां से गायब हो, रेगुलर अरेंजमेंट में प्रॉब्लम, ठीक है, इसकी बात हम कर रहे हैं, ये डिफेक्ट। ठीक है, चलो, तो डिफेक्ट को किस तरह से हम क्लासिफाई करते हैं उसको देखिए। क्लासिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट की अगर बात करें तो डिफेक्ट को दो क्लासेस में क्लासिफाई किया। फर्स्ट जो टाइप का डिफेक्ट का, उसे अपन बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। क्या बोलते हैं अपन इसको, पॉइंट डिफेक्ट। एक इसका एक और नाम है एटॉमिक डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट या एटॉमिक डिफेक्ट। ठीक है, और सेकंड टाइप की डिफेक्ट होती है वो होती है हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, ठीक है, ये हमको नहीं पढ़ा। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में अभी क्या है, पॉइंट डिफेक्ट या एटॉमिक डिफेक्ट। ये थोड़ी हायर या एडवांस केमिस्ट्री की बात है। चलो, पॉइंट डिफेक्ट या एटॉमिक डिफेक्ट की बात करते हैं। पॉइंट डिफेक्ट या एटॉमिक डिफेक्ट को फिर से क्लासिफाइड कर दिया है हमने चार कैटेगरी। ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें पढ़नी है पूरी। इसको फिर से क्लासिफाइड कर दिया है
3 कैटेगरी, इसको फिर से क्लासिफाइड कर लिया 3 कैटेगरी। ध्यान से समझ। फर्स्ट है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। सेकंड है हमारा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। और थर्ड जो हमारा है उसे अपन बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट। क्लियर? पॉइंट डिफेक्ट या एटॉमिक डिफेक्ट पढ़नी है, ठीक है। स्टोइकियोमेट्रिक, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है, डिफेक्ट होने से पहले और डिफेक्ट होने के बाद क्रिस्टल में जितने कैटायन होते उतने ही एनायन होते। नंबर ऑफ कैटायंस एंड नंबर ऑफ एनायंस नेवर बी चेंज। और कैटायंस और एनायंस का नंबर अगर चेंज नहीं हो रहा तो एम्पेरिकल फॉर्मूला भी चेंज नहीं हो रहा, मतलब सिस्टम का स्टोइकियोमेट्रिक बनी हुई है। स्टोइकियोमेट्रिक समझते हो? स्टोइकियोमेट्रिक रिमेन्स सेम। स्टोइकियोमेट्रिक बनी रहती है क्रिस्टल की, डिफेक्ट होने से पहले और डिफेक्ट होने के बाद। जैसा सपोज करो कि आइडियल क्रिस्टल है, उस आइडियल क्रिस्टल में डिफेक्ट होने जा रहा है, एक कैटायन क्रिस्टल को छोड़ के चला गया तो एक एनायन क्रिस्टल में एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो स्टोइकियोमेट्रिक सेम नहीं रहेगी। अगर स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है तो एनायन को बाहर निकलना पड़ेगा, एक कैटायन बाहर हो गया और एक एनायन बाहर हो गया, तो नंबर ऑफ कैटायन एंड नंबर ऑफ एनायन सेम हो गए। ओवरऑल तो कम हो गए भाई, 2 पार्टिकल कम हो जाएंगे, एक कैटायन कम हो जाएगा, एक एनायन कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मान लो ये ये एनायन कम हुआ तो एक कैटायन और कम कर दो, 2 पार्टिकल कम होंगे तो कैटायन और एनायन सेम बने रहेंगे, ठीक है। तो उस टाइप के डिफेक्ट को स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होगा, कैटायन और एनायन का नंबर बदल जाए। जैसे एक कैटायन ही बाहर निकले, बस एनायन बाहर निकलेंगे तो एक एनायन एक्स्ट्रा हो जाएगा। जैसे स्टार्टिंग में 10 कैटायन और 10 एनायन थे, कितने थे, 10 कैटायन और 10 एनायन थे, एक कैटायन बाहर निकल गई तो कैटायन 9 रह गए, एनायन 10 रह जाएंगे, अलग अलग हो गए कैटायन और एनायन। तो उस तरह से बोलेंगे पर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। और इसमें क्या होगा, 10 कैटायन है और 10 एनायन है, एक कैटायन बाहर निकल गया तो एक एनायन भी बाहर निकलेगा। तो अब भी डिफेक्ट होने के बाद भी कैटायन कितने हैं और एनायन कितने हैं, 9 ही सेम है। 9 कैटायन और 9 एनायन सेम हो गए। ओवरऑल तो कम हुए, 18 ही रहे, इन 2 कम हो गए, कम तो होंगे ना क्योंकि डिफेक्ट है। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में कैटायंस और एनायन सेम रहते, इक्वल रहते। क्योंकि जब हम बात करें नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में तो नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ एनायन चेंज हो जाते हैं, यानी कि स्टोइकियोमेट्रिक बदल जाती है। समझ रहे हो, स्टोइकियोमेट्रिक बदल जाती है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो बदल जाता है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो सेम रहता है। 9 कैटायन और 9 एनायन तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो 1। 10 कैटायन और 10 एनायन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो 1 ही सेम है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यहाँ क्या होगा, 10 कैटायन और 9 एनायन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो चेंज हो जाएगा। तो 10/10 1 आ रहा है, लेकिन एक एनायन मान लो कम हो गया तो 9 रह गई, तो 10/9 मतलब 1 से कम या 1 से ज्यादा आ जाएगा आंसर। इस तरह ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। और इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या होता है, क्रिस्टल के अंदर कोई इम्प्योरिटी अप्रोच कर जाती है, ठीक है, अंदर एंटर कर जाती है, उसकी वजह से इस तरह ये डिफेक्ट होता है। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो होता है बच्चों, उसको फिर से अपन ने क्लासिफाइड कर दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन। 4 पार्ट्स में इसको अपन ने क्लासिफाइड कर दिया। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को हमने 4 पार्ट्स में क्लासिफाइड कर दिया। हमारा जो पहला पार्ट है वो है वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट। सेकंड जो हमारा है उसे अपन बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इन दोनों की खास बात क्या है, ये दोनों डिफेक्ट नॉन आयनिक सॉलिड्स में मिलेंगे। नॉन आयनिक सॉलिड मतलब जो आयनिक नहीं, आयोनिक सॉलिड जो नहीं मिलेंगे।
आयनिक सॉलिड में इलेक्ट्रॉन होता है, कैटायन और एनायन होता है, उनमें ये नहीं मिलती, नॉन आयोनिक मिलती। नॉन आयोनिक जैसे कोवेलेंट सॉलिड मिलती डायमंड में, ग्रेफाइट में, ठीक है। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स H2O, CO2, ड्राई आइस वगैरह उनमें मिलती। चलो सी है यहाँ पर, उसे अपन बोलते हैं शॉर्ट की डिफ, शॉर्ट, शॉर्ट लगा SCHOTT, शॉर्ट की KY, शॉर्ट की डिफेक्ट। शॉर्ट की स्पेलिंग याद नहीं रहती, शॉर्ट की, तो शॉर्ट की मतलब शॉर्ट लगाओ SCHOTT, ये लग गया शॉर्ट, और की KY, तो शॉर्ट की इस तरह से अपन लिखें, ठीक है। शॉर्ट की डिफेक्ट, साइंटिस्ट का नेम शॉर्ट की, और लास्ट होगी हमारी वो होगी फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल्स डिफेक्ट, FRENKELS, फ्रैंकल्स डिफेक्ट। तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो होती है वो 4 पार्ट्स में कैटेगराइज्ड है, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टेटेड डिफेक्ट नॉन आयोनिक सॉलिड्स में मिलती है, शॉर्ट की डिफेक्ट एंड फ्रैंकल्स डिफेक्ट आयोनिक सॉलिड में। हमें आयोनिक सॉलिड की ही पढ़नी है, आयोनिक सॉलिड की डिफेक्ट ही पढ़नी है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्टिवली ये दोनों पढ़नी है, शॉर्ट की फ्रैंकल। डिफेक्ट्स में 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, पॉइंट और इलेक्ट्रॉन। पॉइंट 3 टाइप की, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, डिफेक्ट होने से पहले और डिफेक्ट होने के बाद स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो सेम रहेगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो चेंज हो जाएगा, सेम रहेगा। उस कैटेगरी में स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट आ गई, इनको फिर से 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट एंड फ्रैंकल्स डिफेक्ट। अपन को क्या पढ़नी है, शॉर्ट की और फ्रैंकल्स डिटेल में पढ़नी। चलो अब अपन बात करते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, 2 पार्ट्स में क्लासिफाई, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते। फर्स्ट हमारा आता है, उसे बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और सेकंड आता है उल्टा, एक्सेस हुआ आपके पास मेटल का, इसमें डिफिशियंसी, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। समझ आ रहा है सबको? तो इस तरह से अपन ने क्या किया, डिफेक्ट को क्लासिफाई कर दिया पहले कि डिफेक्ट जो होते हैं एक्चुअली में कितने टाइप। दोबारा से मैं बता देता हूँ, ध्यान से देखो। डिफेक्ट क्या है, हमें ये पता है कि रूम टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर दुनिया का वो टेम्परेचर सबसे कम है -273 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 0 केल्विन टेम्परेचर को एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोला जाता है। इस एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर किसी भी क्रिस्टल को उठा लो, उसके सारे एटम्स परफेक्टली रेगुलर होंगे, अरेंज में होंगे, उसको अपन बोलते हैं आइडियल क्रिस्टल। लेकिन आइडियल क्रिस्टल इस दुनिया में पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ एक हाइपोथेसिस है, क्लियर है? ये आइडियल क्रिस्टल जो होता है उसमें अगर एटम्स की अरेंजमेंट में प्रॉब्लम हो जाती है, रेगुलर नहीं रहती, कंटिन्यूअस नहीं रहती, परफेक्ट नहीं रहती है, क्लियर है, तो उसे अपन कौन सा क्रिस्टल बोलने लग जाते हैं, रियल क्रिस्टल। सॉलिड्स जनरली रियल क्रिस्टल की तरह बिहेव करते हैं, आइडियल क्रिस्टल की तरह बिहेव नहीं करते। रियल क्रिस्टल्स में क्या होता है, एटम्स की अरेंजमेंट में कहीं की प्रॉब्लम आ जाती है, एटम्स की अरेंजमेंट में, एटम्स के परफेक्टनेस में कहीं की प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे एक एटम बीच में से कहीं से गायब हो गया, निकल गया, एक एटम एक्स्ट्रा आ गया, तो इस तरह से अपन को डिफेक्ट मिलती है। तो डिफेक्ट नथिंग बट डेविएशन, डेविएशन इन परफेक्ट क्रिस्टल, और यू कैन से डेविएशन इन द कंटिन्यूअस अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन परफेक्ट क्रिस्टल इज कॉल्ड डिफेक्ट। इसे अपन डिफेक्ट बोलते हैं। 2 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, पहला पॉइंट डिफेक्ट या एटॉमिक डिफेक्ट, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट पढ़नी नहीं है, पॉइंट डिफेक्ट इंपॉर्टेंट है। 3 कैटेगरी होती है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट पॉइंट डिफेक्ट में, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। लेट अस से स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, डिफेक्ट होने से पहले और डिफेक्ट होने के बाद स्टोइकियोमेट्रिक जो होती है सॉलिड्स की वो बनी रहती है, मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो सेम रहता है, जितने कैटायन होते हैं उतने एनायन रहते हैं, नंबर ऑफ कैटायन एंड नंबर ऑफ एनायन सेम रहते हैं, ठीक है। इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ये नॉन आयनिक सॉलिड में मिलती है, शॉर्ट की डिफेक्ट, फ्रैंकल्स डिफेक्ट ये आयनिक सॉलिड में मिलती है, डिटेल से पढ़ेंगे। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, क्रिस्टल में डिफेक्ट होने से पहले नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ एनायन सेम रहते हैं, पर डिफेक्ट होने के बाद नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ एनायन चेंज हो जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, कैटायन और एनायन का जो रेशियो है वो चेंज हो जाता है, और हम बोलते हैं कि अब स्टोइकियोमेट्रिक नहीं रही। तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, मेटल एक्सेस और मेटल डिफिशियंसी, समझ आ रहा है? मेटल एक्सेस वैसे ही पता चल रहा है कि मेटल कैटायन बढ़ गया, एक्सेस में आ गया,
कैटायन बढ़ गया, दैट मीन्स एनायन कम हो गया होगा, और मेटल डिफिशियंसी में मेटल कैटायन कम हो गया, तो एनायन बढ़ गया होगा। कैटायन और एनायन कम ज्यादा हो जाते हैं, तो उस केस में स्टोइकियोमेट्रिक गड़बड़ हो जाती है, तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट मिलती है। दो टाइप की, मेटल एक्सेस और मेटल डिफिशियंसी। चार्ट पूरा तैयार करना माइंड में। और थर्ड है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, चलो एक बार इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट लो। चलो अब अपन आगे की बात करते हैं। अब अपन स्टार्ट करते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ओके, देखो अब अपन स्टार्ट करते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, तो जो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को समझने के लिए हम एक टेबल बना रहे हैं। ओके, और इस टेबल में बहुत ही इंपॉर्टेंट 4-5 चीजें मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सबसे पहले स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में डिफेक्ट का नेम। 4 टाइप के डिफेक्ट आएंगे इसमें। कौन कौन से आएंगे? वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्ट डिफेक्ट। क्लियर? चलो तो डिफेक्ट यहाँ के नेम यहाँ जाएंगे। इसके बाद अपन यहाँ लिखेंगे इस डिफेक्ट की डेफिनेशन। डिफेक्ट की डेफिनेशन यहाँ हम लिखेंगे कि वो डिफेक्ट किस टाइप के सॉलिड में मिलती है, मतलब वो आयोनिक सॉलिड में मिलती है या वो नॉन आयोनिक में मिलती है। चलो यहाँ पर लिखते हैं। इसके बाद अपन लिखेंगे कि डिफेक्ट होने के बाद डेंसिटी इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, मतलब डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ा वो अपन यहाँ। और यहाँ अपन बनाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल। स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल आफ्टर डिफेक्ट। आफ्टर डिफेक्ट मतलब डिफेक्ट होने के बाद क्रिस्टल की स्ट्रक्चर पर क्या इफेक्ट पड़ा, वो स्ट्रक्चर को बना के देखेंगे, उससे क्लियर होगा। ठीक है, तो ये टेबल आपको बनानी है। चलो अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में। फर्स्ट मैंने जो बताया, कौन सा बताया था आपको? फर्स्ट डिफेक्ट बताया था आपको, वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट, देखो वैकेंसी डिफेक्ट कौन से सॉलिड्स में मिलती है? नॉन आयोनिक सॉलिड। नॉन आयोनिक सॉलिड। ठीक है, अब इन दोनों को अपन यहाँ पर खाली छोड़ देते हैं। पहले अपन एक बार स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। देखो सपोज करो नॉन आयोनिक सॉलिड में इस तरह से पार्टिकल अरेंज, इस तरह से पार्टिकल्स अरेंज, इस तरह से नॉन आयोनिक सॉलिड में पार्टिकल अरेंज। ठीक है, अब क्या हुआ, एक बार होगा, अब क्या हुआ देखो, यहां से एक पार्टिकल गायब हो गया, क्लियर है, और एक पार्टिकल यहां से गायब, दो पार्टिकल यहां से गायब हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। एक पार्टिकल यहां से और एक पार्टिकल यहां से डिसअपियर हो जाते हैं। दो पार्टिकल डिसअपियर हो गए, एक यहां से हुआ और एक यहां से। तो अगर हम बात करते हैं, अगर दो टाइप के पार्टिकल थे, ए टाइप का और बी टाइप, ठीक है, तो यहाँ से एक ए टाइप का और यहाँ से एक बी टाइप का गैप हुआ, तो जितने पहले ए टाइप के थे और बी टाइप के थे उतनी अब नंबर, जैसे मान लो ए टाइप के पहले थे 10 और बी टाइप के थे 10, तो अब डिफेक्ट होने के बाद ए टाइप के 9 रह जाएंगे, बी टाइप के भी 9 रह जाएंगे। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशो क्या आएगा? 10/10 1 और यहाँ भी 9/9 1, यानी सेम आएगा। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशो सेम आ रहा है, इसलिए स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है। कौन से डिफेक्ट है? स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है। क्लियर हो गया? ठीक है साहब। अच्छा, टोटल पार्टिकल्स क्रिस्टल में कम होगी, कम होगी कि नहीं? अच्छा, टोटल पार्टिकल क्रिस्टल में कम होगी, खुद से सोचो, डेंसिटी कम होगी कि ज्यादा होगी? तो डेंसिटी डिक्रीज, डेंसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन होगी when sum of particles removed from crystal lattice, when sum of particles removed from solid, from solid, then it's called वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी क्रिएट हो गई ना, वैकेंसी डिफेक्ट।
कुछ पार्टिकल्स यहाँ पर बाहर निकल गए, इसकी वजह से क्या बन गई, वैकेंसी बन गई, इसलिए इसको वैकेंसी डिफेक्ट। चलो ये होगी हमारी फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप की डिफेक्ट कौन सी, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। देखो इसमें क्या होता है, जो पार्टिकल होता है हमारा वो इंटरस्टिशियल साइट्स में चला जाता है। इस तरह से हम जैसे बना रहे, अब क्या हो, यहाँ से एक पार्टिकल हटे, ध्यान दें, यहाँ से एक पार्टिकल हटे और वो पार्टिकल यहाँ आ जाए, यहाँ जो पार्टिकल था वो यहाँ से हट के यहाँ चला जाए। क्रिस्टल के अंदर ही एक पार्टिकल अपने आप खुद से अरेंज कर ले, क्रिस्टल के अंदर का पार्टिकल ही अरेंज कर रहा है अपने आप, ठीक है, इंटरस्टिशियल साइट में चला जाए। इंटरस्टिशियल साइट क्या होती है, ये जो चार पार्टिकल्स हैं इनके बीच में जो वैकेंसी है, जो फ्री स्पेस हमें दिखाई दे रहा है, इसको अपन इंटरस्टिशियल साइट बोलते हैं, यहाँ चला जाए। क्लियर, इंटरस्टिशियल साइट में जब चला जाता है तो हम क्या कहते हैं, रेगुलर अरेंजमेंट डिस्टर्ब होगी, तो डिफेक्ट आ गया। तो कौन सा डिफेक्ट आता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब बताओ डेंसिटी पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, टोटल पार्टिकल्स तो उतने ही है, ये पार्टिकल क्रिस्टल के अंदर ही तो है, यहाँ तो बाहर चला गया था क्रिस्टल से, यहाँ अंदर ही, तो टोटल पार्टिकल अभी भी सेम, ठीक है, सेम डेंसिटी रिमेन्स सेम, डेंसिटी सेम बनेगी, डज नॉट अफेक्ट। और ये भी किसमें मिलेगी, नॉन आयनिक सॉल्वेंट। डेफिनेशन क्या होगी, when some particles occupy in interstitial sites, when some particles occupy an interstitial site of solid called interstitial defect। चलो ये होगी हमारी सेकेंड टाइप की डिफेक्ट। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है, कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं वो सॉलिड की इंटरस्टिशियल पोजीशंस में चले जाते हैं विद इन इट्स क्रिस्टल, इस क्रिस्टल के अंदर ही। तो इसलिए डेंसिटी पर कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि डेंसिटी नंबर ऑफ मास अपॉन वॉल्यूम से आती है। मास नंबर ऑफ पार्टिकल्स में डिपेंड करता है, यहाँ पार्टिकल कम हो रहे हैं तो मास भी कम हो रहा है, डेंसिटी कम, यहाँ पार्टिकल उतने ही, मास सेम रहेगा, डेंसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब देखो थर्ड टाइप की डिफेक्ट। थर्ड टाइप की डिफेक्ट हमारे पास आती है शॉर्ट की डिफेक्ट। कौन सी आती है, शॉर्ट की डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट की अगर अपन बात करें तो शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है, एक्चुअली में शॉर्ट की डिफेक्ट एक तरह से वैकेंसी डिफेक्ट की होती है। नॉन आयनिक सॉलिड में जो वैकेंसी डिफेक्ट होती है उसको अपन बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। लेकिन अगर ये वैकेंसी डिफेक्ट, इस तरीके की वैकेंसी डिफेक्ट आयनिक क्रिस्टल में होने लग जाए तो फिर उसको शॉर्ट की बोलते हैं। क्लियर होता इसी तरह से, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। अब आयनिक कंपाउंड में मिलेगी शॉर्ट की और फ्रैंकल दोनों, तो हम आयनिक कंपाउंड लेते हैं जिसमें एक कैटायन प्लस है, एक एनायन माइनस। देखो इस तरह से अरेंज करते हैं, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, यहाँ क्या है, एनायन कैटायन, एनायन कैटायन, एनायन कैटायन, यहाँ क्या है, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन। ये परफेक्ट क्रिस्टल, आइडियल क्रिस्टल। अब इसमें क्या होगी, शॉर्ट की डिफेक्ट। तो क्या होगा, एक कैटायन, ध्यान देना, एक कैटायन यहाँ से रिमूव हो जाए, तो स्टोइकियोमेट्री बनाए रखने के लिए एक एनायन भी रिमूव हो जाए। एक कैटायन रिमूव हो जाता है और एक एनायन रिमूव हो जाता है। तो जितने कैटायन नंबर में पहले थे, कैटायन और एनायन का जो नंबर पहले था वो भी सेम था और अब भी नंबर सेम। नंबर मतलब जितने कैटायन हैं उतने एनायन, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशो से रहेगा। तो यहाँ पर कौन सी डिफेक्ट वो नहीं है इस केस में, शॉर्ट की डिफेक्ट। कौन सी डिफेक्ट है, शॉर्ट की। डेंसिटी बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगी, कैटायन और एनायन नंबर में कम हो गए, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन सेम नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन, तो जितने कैटायन निकल रहे हैं उतने एनायन निकलने चाहिए। व्हेन सेम नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन remove from crystal lattice, when same number of cation and anion removed from crystal lattice, then this defect arises, then this defect called short defect।
then this defect called short heat. Clear है? अच्छा अब बताओ डेंसिटी डिक्रीज होगी, सॉलिड कौन सा होगा, आयनिक सॉलिड जैसे NaCl, ठीक है। चलो अब अपन बात कर लेते हैं लास्ट डिफेक्ट, और वो कौन सा है हमारा 4, और वो है हमारा फ्रैंकल्स डिफेक्ट। देखो शॉर्ट की डिफेक्ट में शॉर्ट से ध्यान रखना, शॉर्ट हो गए, शॉर्ट की डिफेक्ट में आयंस शॉर्ट हो जाते हैं, कम पड़ जाते हैं, लेकिन ध्यान क्या रखना है आपको, जितने कैटायन कम पड़ते हैं उतने ही एनायन कम पड़ते हैं, इसमें डेंसिटी जिससे क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, आयनिक सॉलिड में मिलती है फ्रैंकल। अच्छा इसको अपन वैकेंसी डिफेक्ट भी बोल सकते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट की तरह होती है, ठीक है। फ्रैंकल्स डिफेक्ट इंटरस्टेटल डिफेक्ट की तरह होती है। इसमें एक्चुअली में क्या होता है, जो हमारा परफेक्ट क्रिस्टल हमें दिख रहा है, देखो ये कैटायन, ये एनएन, 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 ये परफेक्ट क्रिस्टल का कैटायन एनएन कैटायन एनएन कैटायन, ये परफेक्ट क्रिस्टल। अब इसमें क्या होगा, एक कैटायन या एक एनएन कोई भी अपनी जगह से अपनी मेन पोजीशन से उठेगा और ये कहाँ चला जाएगा, इंटरस्टेटियल पोजीशन पर चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर क्या आ गई वैकेंसी, यहाँ पर एक तरह से क्या आ गई, फ्री स्पेस हो गया, तो ये डिफेक्ट, रेगुलर अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो गई है, जो अरेंजमेंट रेगुलर चल रही थी कैटायन एनएन कैटायन एनएन, अब वो डिस्टर्ब हो गई, कैटायन अपनी जगह पर नहीं है, मेन जगह पर नहीं है, मेन लैटिस पॉइंट पर नहीं है, और वहां से उठ के कहाँ चला गया, इंटरस्टेटियल साइड पे चला गया, ठीक है। तो अपन क्या यहाँ पर क्या कर सकते हैं, when one cation or anion, when one cation or anion occupy in interstitial site of lattice, then it's called frontal defect. Interstitial site of lattice called frontal defect. क्लियर हो गया। तो ये इंटरस्टेटियल डिफेक्ट भी अपन उसको बोल सकते हैं, बट मतलब इंटरस्टेटियल डिफेक्ट की तरह होती है, बट बोलते नहीं। देखो सीधी सी बात ये है, ये जो दोनों डिफेक्ट है उसी तरीके की ये दोनों, यहाँ पर अगर अपन बात करें तो किसमें मिलेगी, आयनिक सॉलिड में मिलेगी, और यहाँ पर बात करें तो यहाँ डेंसिटी सेम रहेगी, क्योंकि कैटायन जो अपनी जगह से हटा है वो अपनी जगह से तो हट गया, लेकिन है तो उसी क्रिस्टल में, तो डेंसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारे कैटायन है ना वही क्रिस्टल के अंदर ही। तो एक व्यक्ति जो कमरे में बैठा हुआ है पिछले 6 घंटे से एक जगह पर, वो उठ करके अब दूसरी पोजीशन पर उसी कमरे में बैठे, लेकिन दूसरी जगह बैठ गए, तो वो उसी कमरे में काउंट होगा, वही वाली कहानी, कैटायन नहीं पूरे में काउंट होगा। इस वाले केस में तो बाहर ही निकल जाए कैटायन है तो काउंट नहीं होगा, ठीक है, इसलिए डेंसिटी डिक्रीज होगी, या सेम है। तो यहाँ डेंसिटी सेम है, यहाँ डेंसिटी सेम है, इंटरस्टिशियल और फ्रैंकल में डेंसिटी सेम है, वैकेंसी और शॉर्ट की में सेम है, डेफिनेशन भी सेम है, बस यहाँ पर एग्जाम्पल का फर्क है। नॉन आयोनिक सॉलिड्स जो होते हैं उनमें अगर पार्टिकल्स दो कम हो रहे हैं एक साथ, एक टाइप का और बी टाइप, तो अपन वैकेंसी बोलेंगे, और आयोनिक में बोलने लग जाएंगे इसको शॉर्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हम नॉन आयोनिक में बोलेंगे, इस टाइप के डिफेक्ट को हम फ्रैंकल बोलेंगे आयोनिक। क्लियर, ये 4 तरीके के डिफेक्ट है, तो बिल्कुल सिंपल में मैंने आपको समझाया कि इन चारों टाइप के डिफेक्ट में किस तरह से स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है, किस तरह डेंसिटी चेंज हो जाती है, कौन सी टाइप के सॉलिड में मिलती है, डेफिनेशन क्या है। तो ये स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट के 4 टाइप है, इनको एक बार नोट करो। चलो ये नोट कर लिया। अब अपन बात करते हैं फ्रैंकल और शॉर्ट के डिफेक्ट में कंपैरिजन की। फ्रैंकल और शॉर्ट के डिफेक्ट में कुछ कंडीशंस मैं आपको बता रहा हूँ, 2 से 3, वो आप देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट है फ्रैंकल डिफेक्ट। इसमें कुछ कंडीशंस मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर है। चलो तो शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट की अगर हम बात करें तो शॉर्ट की डिफेक्ट जो होती है उसमें कैटायन जितने कम होते हैं उतने ही एनायन कम होते हैं, जबकि फ्रैंकल डिफेक्ट में जनरली एक कैटायन जो होता है वो अपनी पोजीशन को छोड़ करके इंटरस्टिशियल साइट्स में ऑक्यूपाइड हो जाता है। एनायन भी हो जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम केसेस में कैटायन अपनी मेन पोजीशन को छोड़कर इंटरस्टिशियल साइट्स में जाकर के ऑक्यूपाई हो जाता है फ्रैंकल डिफेक्ट में। अब अपन यहाँ पर बात करते हैं, एक टेबल और बना देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ कंडीशन, यहाँ लिख देता हूँ मैं कंडीशन, यहाँ लिख देता हूँ मैं शॉर्ट की डिफेक्ट,
यहाँ मैं लिख देता हूँ शॉर्ट की डिफेक्ट और यहाँ मैं लिख देता हूँ फ्रेंकल डिफेक्ट, फ्रेंकल्स डिफेक्ट। ओके, अब देखो सबसे पहली कंडीशन क्या है। सबसे पहली जो कंडीशन है वो है साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। कैटायन और एनायन का साइज, साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। शॉर्ट की डिफेक्ट में कैटायन और एनायन का साइज कंपैरेबल होता है, कंपैरेबल साइज। कंपैरेबल साइज का मतलब ऑलमोस्ट इक्वल, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं साइज ऑफ कैटायन वो ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए साइज ऑफ एनायन। इन कैटायन और एनायन का साइज ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए, क्लियर है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, कैटायन यहाँ पर बिग होता है, कैटायन इज लार्ज है, ये लार्ज कैटायन होता है। देखो एक सीधी सी बात ये है कि कैटायन और एनायन में जनरली एनायन का साइज बड़ा होता है। कैटायन और एनायन में अपन बात करते हैं तो किसका साइज बड़ा मानते हैं, एनायन का साइज बड़ा मानते हैं, कैटायन का साइज छोटा होता है। अब यहाँ पर अपन ये कह रहे हैं कि शॉर्ट की डिफेक्ट में जो क्रिस्टल होता है उसके कैटायन और एनायन का साइज बराबर होता है। ये तभी तो पॉसिबल है जब कैटायन का साइज भी बड़ा हो। कैटायन का साइज बड़ा हो गया तभी तो वो एनायन के साइज के इक्वल होगा, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा। एनायन का साइज तो नेचुरली बड़ा होता है, एनायन का साइज तो नेचुरली बड़ा ही होता है, कैटायन का नेचुरली छोटा ही होता है। लेकिन शॉर्ट की डिफेक्ट में जो कैटायन एनायन निकलते हैं उनका साइज बराबर ही होना चाहिए लगभग। तो ऐसा तभी पॉसिबल है कि कैटायन का साइज नेचुरल से बड़ा हो, तभी तो एनायन की इक्वल होगा। तो कैटायन इज लार्ज होता है जनरली। जैसे एस ब्लॉक के जो कैटायंस होते हैं इसका पेजरिंग रखे जाते हैं, सोडियम कैटायन, पोटेशियम कैटायन, सीजियम कैटायन, ये सब इसमें रखे जाते हैं, क्लियर। तो कंपैरेबल साइज होना चाहिए, मतलब दोनों का साइज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होना चाहिए। सीधी सी बात है, यहाँ पर क्या होने वाला है शॉर्ट की डिफेक्ट में, एक कैटायन अगर कम हो रहा है तो एक एनायन भी कम हो रहा है। तो कैटायन जब निकलता है, कैटायन साइज में छोटा होता है, आराम से निकल जाता है। एनायन तो निकल ही नहीं सकता, साइज में बड़ा होता है। तो तभी पॉसिबल है एनायन भी कैटायन के जितने ही साइज में, क्योंकि कैटायन भी निकल रहा है उसी रास्ते से, उसी रास्ते एनायन भी निकल रहा है, तो तभी पॉसिबल है जब दोनों का साइज इक्वल हो, क्लियर है। तो कैटायन इज लार्ज, कैटायन जनरली लार्ज होता है, दोनों इक्वल होते हैं, लार्ज हो गया तभी एनायन के इक्वल है। फ्रेंकल्स डिफेक्ट की अगर अपन बात करें, फ्रेंकल्स डिफेक्ट की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, कैटायन का जो साइज होगा वो छोटा, कैटायन साइज बहुत छोटा होता है, ठीक है, एनायन साइज बहुत बड़ा होता है। क्योंकि कैटायन को इंटरस्टिशियल साइट में जाके फंसना है। अगर कैटायन का साइज बहुत छोटा होगा तो इंटरस्टिशियल साइट में आसानी से जाके वो फंस जाएगा, तो वो फ्रेंकल डिफेक्ट है। क्योंकि इंटरस्टिशियल साइट बहुत छोटे साइज की होती है, इंटरस्टिशियल जो साइट्स होती हैं वो स्मॉल होती है, तो उसमें कैटायन आकर इजीली फंस जाता है और फ्रेंकल डिफेक्ट आ जाती है, क्लियर है। चलो अब अपन बात करते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड जो कंडीशन है यहाँ पर उसकी अगर अपन बात करें तो वह कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन शॉर्ट की डिफेक्ट में हाई कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब उन एग्जांपल्स में मिलती है जिनका एग्जांपल जिनमें हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। ये डिफेक्ट किन में मिलती है, जिनमें हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कैटायन के साइज के। अगर कैटायन का साइज बड़ा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर अधिक होगा। कैसे देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है क्या, पता है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि जो एक कैटायन है उसके आसपास कितने एनायंस हैं, ये एक एनायन के चारों तरफ कितने कैटायन, एक कैटायन के चारों तरफ कितने एनायन है, ये एक एनायन के चारों तरफ कितने कैटायन है, ठीक, उसको अपन कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। जैसे एक कैटायन के चारों तरफ 6 एनायन है, एक एनायन के चारों तरफ 6 कैटायन है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। पर दूसरे एग्जांपल में एक कैटायन के चारों तरफ 4 एनायन है और एक एनायन के चारों तरफ 4 कैटायन है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर लो हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा, ठीक है। तो जिन एग्जांपल्स में जिन आयोनिक कंपाउंड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत ज्यादा होता है उनमें शॉर्ट डिफेक्ट मिलता है, और जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता है, लो कोऑर्डिनेशन नंबर, उनमें कौन सा मिलता है, उनमें मिलता है फ्रेंकल्स डिफेक्ट, लो कोऑर्डिनेशन नंबर, लो कोऑर्डिनेशन नंबर और मिलता है फ्रेंकल डिफेक्ट। अब हाई कोऑर्डिनेशन नंबर क्यों होगा, क्योंकि कैटायन बड़ा है, और यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर लो क्यों होगा, क्योंकि एनायन छोटा है। तो कैटायन जब अगर बड़ा होगा, कैटायन अगर साइज में बड़ा होगा तो उसके चारों तरफ ज्यादा एनायन इकट्ठे हो जाएंगे। ध्यान से समझने इस कॉन्सेप्ट, ज्यादा एनायन इकट्ठे हो जाएंगे। कैटायन अगर साइज में बड़ा होता है तो स्पेस बहुत ज्यादा होता है एनायन को चिपकने के लिए, एनायन ज्यादा, कितने एनायन, 1 2 3 4 5 6 7 8 एनायन यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, हाई कोऑर्डिनेशन होता है।
लेकिन अगर कैटायन बहुत छोटा है सेल तो उसके चारों तरफ बड़े बड़े एनायन बहुत ही कम इकट्ठे हो पाते हैं, जैसे ऐसा 4 ही एनायन इकट्ठे। तो कैटायन अगर साइज में छोटा है ठीक है तो एनायन बड़ा होता ही है, एनायन बड़ा होता ही जल्दी, तो एनायन जो बहुत ही कम चिपक पाते हैं, लेकिन एनायन बहुत ही कम होते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता है। तो लो कोऑर्डिनेशन नंबर वाले एग्जाम्पल्स जो होते हैं उनमें फ्रैंकल डिफेक्ट्स होते हैं। आप अपन एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन से एग्जाम्पल का। तो अब हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल, मतलब शॉर्ट की डिफेक्ट्स के जो एग्जाम्पल्स हैं वो है NaCl, KCl, KBr, C-Zinc। इस टाइप के जो क्रिस्टल्स होते हैं उनमें मिलती है शॉर्ट की डिफेक्ट। क्लोराइड आयन का जो साइज होता है लगभग उसी के जितना सोडियम आयन का साइज होता है। पोटेशियम आयन का साइज और क्लोराइड आयन का साइज इक्वल होता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं फ्रैंकल्स डिफेक्ट की। तो फ्रैंकल्स डिफेक्ट मिलती है हमारी जिंक सल्फाइड। जिंक का कैटायन का साइज बहुत छोटा होता है, सल्फाइड बहुत बड़ा होता है। ऐसे हम बात करते हैं सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयन, इनमें मिलती है कौन सी डिफेक्ट? फ्रैंकल्स डिफेक्ट। केमिस्ट्री चल रही है तो एक्सेप्शंस की बात तो जरूर आती है, तो यहाँ पर एक्सेप्शंस भी है। एक एक्सेप्शन, एक ऐसा भी हमारे पास केस है जिनमें दोनों डिफेक्ट मिलती है और वो है सिल्वर ब्रोमाइड AgB। AgBr में बोथ टाइप की डिफेक्ट मिलती है, यानी AgBr में शॉर्ट की डिफेक्ट भी होती है और फ्रैंकल्स डिफेक्ट होती है। कंडीशन पर डिपेंड करता है, कंडीशन के अकॉर्डिंग इस सिल्वर ब्रोमाइड क्रिस्टल में शॉर्ट की भी होगी और फ्रैंकल भी। ZnS की बात कर रहे थे तो इसमें सिर्फ फ्रैंकल होगी, कभी शॉर्ट की नहीं होगी। NaCl में कभी फ्रैंकल नहीं होगी, शॉर्ट की होगी। लेकिन ऐसा भी एक एग्जांपल है जिसमें कभी तो शॉर्ट की हो जाती है और कभी फ्रैंकल हो जाती है। इट इज डिपेंड्स अपॉन कंडीशंस, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलो बच्चों, तो आज मैंने डिस्कस किया आपके कंप्लीट डिफेक्ट्स के बारे में। डिफेक्ट्स कितने कितने, सबसे पहले तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल की बात की, कुछ न्यूमेरिकल्स की। उसके बाद डिफेक्ट्स क्या होती है इसको डिफाइन किया। उसके बाद उसके टाइप्स, पॉइंट डिफेक्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट 3 टाइप की, स्टाइकोमेटिक, नॉन स्टाइकोमेटिक और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। स्टाइकोमेटिक डिफेक्ट की बात करें तो फिर से 4 पार्ट्स में क्लासिफाइड कर दिया। वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है, फ्रैंकल्स डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट। नॉन स्टाइकोमेटिक डिफेक्ट 2 टाइप की, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट और थर्ड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। सबसे पहले अपन स्टाइकोमेटिक डिफेक्ट की बात की। चारों टाइप की डिफेक्ट उसमें मैंने आपको बताई, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट एंड फ्रैंकल्स डिफेक्ट, ठीक है। सबसे पहले अपन ने क्या लिखा, उनकी डेफिनेशन लिखी, कौन से सॉलिड से मिलती है वो पता है। उसके बाद डेंसिटी पर क्या फर्क पड़ता है वो पता है। उसके बाद स्ट्रक्चर बना के लिखे, डिफेक्ट होने के बाद क्रिस्टल किस तरह का दिखेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने अपने शॉर्ट की और फ्रैंकल्स डिफेक्ट के बीच में और पिक्चर क्लियर करने के लिए साइज ऑफ कैटायन एनायन को बताया कि साइज ऑफ कैटायन और एनायन लगभग सेम होना चाहिए शॉर्ट की में, और कैटायन का साइज बड़ा होता है तभी वो एनायन के बराबर होगा, ठीक है। फ्रैंकल्स डिफेक्ट में कैटायन का साइज बहुत छोटा होता है क्योंकि इंटरस्टिशियल साइट में जाके फंसना है कैटायन को, तो साइज बहुत छोटा होना चाहिए, यहाँ बराबर होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर कैटायन यहाँ बड़ा है तो ज्यादा एनायन सीड लेंगे, इसको कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है। जिन एग्जांपल्स में हाई कोऑर्डिनेशन में मिलेगा उनमें, जैसे मैं बता दूं C-Zinc क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, तो 6 और 8 बहुत हाई है। जिंक सल्फाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, ठीक है, इनका भी 4। तो ये इन एग्जांपल्स में लो कोऑर्डिनेशन नंबर वाले एग्जांपल्स में मिलेगी फ्रैंकल डिफेक्ट, क्लियर है। तो इस तरह से अपन ने ये कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में अपन नॉन स्टाइकोमेटिक डिफेक्ट और मेटल एक्सेस और मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट्स की बात करेंगे, ओके।